हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सीरीज़ ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो आज इसका नेक्स्ट सेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी प्रोविजंस हैज़ लेड डाउन दैट ऑल इंडियंस नीड टू शो रिस्पेक्ट टू द इंडियन नेशनल फ्लैग एंड द इंडियन नेशनल एंथम। ठीक है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी का आपसे सब सेक्शन पूछा है। आर्टिकल तो आपको दिया हुआ है, तो पहला सवाल तो इसमें यही बन जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आपको दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंश्रिंड हैं, कौन से आर्टिकल में, दैट इज़ आर्टिकल 51A। अब आपसे पूछा गया है कि इस आर्टिकल के कौन से सेक्शन में आपको ये बोला गया है कि इट इज़ योर ड्यूटी टू शो रिस्पेक्ट to the Indian national flag and the Indian national anthem. So it is given in the sub part A of this article 51A. ठीक है, आर्टिकल की हेडिंग 51A है। इसके अंदर 4 सब पार्ट जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो सबसे पहला वाला है आपकी नेशनल एंथम के लिए रिस्पेक्ट दिखाना, नेशनल फ्लैग के लिए रिस्पेक्ट दिखाना, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पेक्ट दिखाना, ये तीनों चीज़ें आती हैं आपकी सिविक ड्यूटीज़ में, सिविक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। बाकी 3 BCD ये है आपकी मॉरल ड्यूटीज़। BCD दे आर योर मॉरल ड्यूटीज़। मैं फ्रेम से हट जाता हूँ एक बार। ठीक है, सिविक ड्यूटीज़ में जैसे आपकी D में आती है दैट you have to defend your country. C is related with the protection of dignity of your country. And B part is related with the cherishing of the noble idea of फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, जो आपने फ्रीडम स्ट्रगल किया है उस आइडिया को चेरिश करना। ठीक है, तो ये है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। BCD ये आपकी मॉरल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, एंड A1 इज़ योर सिविक ड्यूटीज़, जिसमें आपका आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम तीनों को आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। सो दिस वन इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिरुवाथिरा इज़ अ कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। भारत के कौन से स्टेट का कल्चरल फेस्टिवल है थिरुवाथिरा? आंसर वैसे तो मैंने आपके सामने मार्क कर रखा है। कहाँ का कल्चरल फेस्टिवल है? केरला। क्या होता है इस फेस्टिवल में? लॉर्ड शिवा की पूजा होती है। ये आपको याद रखना है। कर्नाटका का एक फेस्टिवल है हम्पी फेस्टिवल। आपसे ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, कौन से स्टेट से रिलेटेड है हम्पी फेस्टिवल? तमिलनाडु, पोंगल। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। थिरुवाथिरा कहाँ का कल्चरल फेस्टिवल है? केरला का। ठीक है, हम्पी फेस्टिवल आप याद रखना, ये न्यूज़ में भी था, पूछ सकते हैं आपसे कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोंगाली बिहू। बिहू वर्ड आते ही वी ऑल नो, मतलब ये जो लोग जीके से रिलेटेड हैं, पढ़ते रहते हैं, दे नो कि कहाँ का बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? असम, असमीज़ फेस्टिवल। ठीक है, तो रोंगाली बिहू is one of the major festival of Assam. It is celebrated in the month of April. बहुत important question है ये। जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो कल्चरल फेस्टिवल है ना, और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, उनको बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट इतना ज़्यादा टच्ड है नहीं। ठीक है, कम पॉपुलेशन होने की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी उतनी है नहीं। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जब भी
किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कोई कल्चरल फेस्टिवल है या सदर्न पार्ट का फेस्टिवल है, वो आपको याद रखना है, क्योंकि मेजर क्राउड जो एग्ज़ाम देने वाला है वो नॉर्दर्न इंडिया का है, तो उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। तो स्टार्ट होता है कहाँ पर? अप्रैल में। क्यों होता है रंगोली बिहू? टू सेलिब्रेट द स्टार्टिंग ऑफ असमीज न्यू ईयर। ठीक है, वहाँ का जो रीजनल कैलेंडर आप बोल सकते हो, उसको मार्क करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसको बोहाग बिहू भी बोलते हैं, बोहाग बिहू के नाम से। आप तो बिहू नाम से समझ जाओगे कहाँ का है, असम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेम में मैं एक सेकेंड। Who among the following was the first woman to learn the all-male style of Kathakali and was also the founder of Darpana Academy of Performing Arts that caters to various performing arts like dance, music, drama and puppetry? ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू लर्न ऑल द मेल स्टाइल्स ऑफ कथकली। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन जो इसमें फ्रेम होता है कि कथकली जो डांसिंग स्टाइल है वो मेनली परफॉर्म किया जाता था मेल्स के द्वारा एक्सक्लूसिवली। आज के टाइम पे तो परफॉर्म करने लगी हैं फीमेल्स, लेकिन जो नेटिवली उसकी रूट आप अगर देखोगे तो एक्सक्लूसिवली कौन परफॉर्म करते थे? यंगर मेल्स। अब ये देखिए जो कल्चरल अवेयरनेस का जो गैप है, अगर आज के टाइम पर अगर आप किसी लड़के को कथकली करते हुए देखेंगे तो 4 तरह के नाम उनके रखे जाते हैं, बट ओरिजिनली अगर देखा जाए कि ये एक मेल डांस फॉर्म ही है, मेल ही परफॉर्म करते थे, मेल एंड विमेन दोनों का पार्ट। तो ये आपको याद रखना है कि कथकली जो डांस था मतलब डांस है, वो एक्सक्लूसिवली कौन परफॉर्म करते हैं? मेल्स। ठीक है, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है फीमेल्स के ऊपर। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें कि कौन सी फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने सबसे पहले सीखे थे मेल स्टाइल्स ऑफ कथकली। तो इनका नाम है मृणालिनी साराभाई। शी वॉज द स्पाउस ऑफ विक्रम साराभाई। इनको तो सब जानते ही हैं। ठीक है, तो ये जो दर्पणा एकेडमी थी ये कहाँ पर खोली थी इन्होंने? अहमदाबाद में। ये याद रखना। और कब? 1949। ये ईयर नहीं पूछेंगे, इनको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो आप ये याद रख सकते हो कि दर्पणा एकेडमी कहाँ पर लोकेटेड है? अहमदाबाद में। और कौन थी वो पहली फर्स्ट वुमेन टू लर्न ऑल द मेल स्टाइल्स ऑफ कथकली? तो वो थी मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। Starches found in breads, cereals and the very yummy pasta are made up of long chains of glucose। ठीक है, ग्लूकोज से कंबाइन होता है, पर एक नहीं सारे जी, ये सारे ग्लूकोज ही हैं। लॉन्ग चेन जब ऐसी बनती है, बहुत सारे मोनोमर, इसमें मोनोमर क्या है? ग्लूकोज इटसेल्फ। तो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट जब कंबाइन होते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, तो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म स्टार्च। सब मिलके क्या बनाते हैं? स्टार्च। इस स्टार्च को अमाइलम के नाम से भी जाना जाता है, अमाइलम। इसी पर बेस्ड है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे सलाइवा में मिलता है, सलाइवरी अमाइलिस बोलते हैं। वो क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, तो इसको अमाइलम भी बोलते हैं स्टार्च को। कभी भी देखो, ग्लूकोज आपका क्या है? एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है। एक से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यूनिट जब एक दूसरे से कंबाइन रहती है ना, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स।
आई एम अगेन रिपीटिंग, ग्लूकोज की जो ये एक यूनिट है ये क्या है, सेकेराइड। अगर एक है इट इज़ मोनोसेकेराइड, अगर दो है तो डाई या फिर बाई सेकेराइड, जिस तरह से भी आप उसको टर्म करते हैं। और एक दो से ज़्यादा यूनिट है तो वी कॉल इट पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड इज द कार्बोहाइड्रेट हियर। तो एक से तो ग्लूकोज आपका पॉलीसेकेराइड नहीं है, स्टार्च जो है आपका स्टार्च दैट इज़ पॉलीसेकेराइड। ये फार्मूला ग्लूकोज का है, स्टार्च का नहीं। ऐसी बहुत सारी यूनिट कंबाइंड है, लिंक्ड है एक दूसरे से, तो ये आप याद रख सकते हैं। माल्टोज ये भी ग्लूकोज से मिलके बनता है। जब दो ग्लूकोज यूनिट कंबाइन होती है ना तब बनता है माल्टोज, दो ग्लूकोज यूनिट लिंक होती है। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये डाइसेकेराइड है, यहाँ दो मोनोमर कंबाइंड है। इसमें आपका जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज ये आपका मोनोसेकेराइड होता है। मतलब आप इसको अगर देखोगे तो गैलेक्टोज क्या है, एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। इसको बेसिक शुगर भी बोलते हैं, मोनोसेकेराइड, नॉट मोनोसेकेराइड को, इसको गैलेक्टोज को बेसिक मिल्क शुगर या बेसिक शुगर इस नाम से भी जाना जाता है। एक तरह से शुगर जो है उसका सबसे सिंपल फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो स्टार्च किससे मिलके बनते हैं, ग्लूकोज से, और ग्लूकोज से मिलके माल्टोज भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज की सिर्फ दो यूनिट्स हैं, ठीक है। स्टार्च में बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट इंटरलिंक्ड है, एक चेन है, तो ये है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी गुड, वेरी इजी एंड वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है। हमारे हर प्रावधान में, आर्टिकल में जो भी आपको दिया गया है, हर प्रावधान में जुडिशियल रिव्यू तो है। मतलब हर चीज़ की एक तरह से आप देखो तो कोई चीज़ ना करने पर आपको सज़ा हो सकती है, आपके खिलाफ चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन ये जो टर्म है जुडिशियल रिव्यू, एग्जैक्ट टर्म, ये कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया है। टर्म की बात हो रही है, जुडिशियल रिव्यू करने की बात, ऐसा नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू करने का प्रावधान नहीं है, नहीं, ये टर्म जो है ना, ये टर्म जुडिशियल रिव्यू, ये कहीं भी हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। इसको आप बोल सकते हो हिंदी में न्यायिक पुनरावलोकन। दोबारा से रिव्यू करना, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, तो ये क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। तो जुडिशियल रिव्यू ऐसा कोई टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं कहीं पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ तुकारोई, ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ बझोरा और द बैटल ऑफ मुगलमार, was fought between Mughal Empire and the Bengal Sultanate in which of the following year? तो ये आंसर वैसे तो आपको दिया हुआ है 1575। बैटल ऑफ तुकारोई है। तुकारोई आज के टाइम पर कहाँ पर स्थित है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा, ये याद रखना, ठीक है। तो बैटल ऑफ तुकारोई जो है, ये तुकारोई एक गांव था जो अभी प्रेजेंट टाइम में बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के पास लोकेटेड है, वहाँ पर ये बैटल हुई थी। इसके बाद कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो आपको याद रखना है, जो मतलब पूछ लेते हैं, जैसे बैटल ऑफ कोहिमा एंड इम्पाल, ये कब, 1944 में, वर्ल्ड वॉर 2 वाला जो सीन चल रहा था तब। इंडिया और ब्रिटिशर्स, जो इंडियन ब्रिटिश ट्रूप्स थे अलाइंड, उन्होंने ये बैटल कोहिमा और इम्पाल वाली किसके अगेंस्ट लड़ी थी, जापानीज़ के अगेंस्ट, वर्सेस जापानीज़। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जापानीज़ के अगेंस्ट हमने कौन सी बैटल लड़ी है। तो कई तो लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी कभी ऐसा हुआ है, लड़ाई हुई है, ठीक है। तो जो इन्वेजन कर रहे थे जापानीज़ म्यांमार की तरफ से,
वहाँ पर ये बैटल लड़ी गई थी। सो बैटल ऑफ कोहिमा एंड इम्फाल, इट वाज फॉट इन 1944, और किसके बीच में? इंडिया और जो ब्रिटिश हैं आपके वर्सेस द जापानीज़। बैटल ऑफ प्लासी, सबसे पहला युद्ध समझ लो कि जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई रखी थी किसे? बंगाली नवाब जो थे, नवाब सिराज उद्दौला, उनके अगेंस्ट। यहाँ से एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो फाउंडेशन रखी थी इंडिया के अंदर, वो इस बैटल के बाद थी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद। एंड इट वाज फॉट इन 1757। बैटल ऑफ प्लासी एक इम्पॉर्टेंट हो गया। बैटल ऑफ कोहिमा इम्फाल 1944 एक ये हो गया। बैटल ऑफ पानीपत भी याद रख सकते हो आप, फर्स्ट बैटल जो थी आपकी 1526, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इनके अगेंस्ट, मतलब इन दोनों के बीच में ये बैटल थी जिसमें बाबर जीते थे और मुग़ल जो थे हमारे भारत में आए थे उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Bacterial and fungal enzymes degrade detritus into simpler inorganic substances. This process is called, detritus क्या होता है? वेस्ट, जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना उसको, तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अब इसको जैसे देखो समझने के लिए क्या होता है, अगर इसको आप ऐसे समझो एक तरह से डिकम्पोजिशन ही हो रहा है, और इसको अगर देखा जाए तो ये डिकम्पोजिशन का एक पार्ट है, एक प्रोसेस का पार्ट है। वो किस तरह से? जैसे मैं इसमें आपको बताऊं कि आपका जो डिकम्पोजिशन है वो कुछ स्टेप्स हैं उसमें होता है। सबसे पहला आपका होता है फ्रेगमेंटेशन। इसको थोड़ा टाइम लेके एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेगमेंटेशन। दूसरा होता है आपका लीचिंग। थर्ड स्टेप होता है आपका ये कैटाबॉलिज्म। फिफ्थ वन इज मिनरलाइजेशन। फोर्थ वन इज ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, ये सारे डिकम्पोजिशन के पार्ट हैं। मतलब इन 5 स्टेप्स में किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट का क्या होता है? डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन को बहुत इजी लैंग्वेज में अगर आप देखो तो क्या होता है, कोई भी वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे किसी की जानवर की डेड बॉडी हो या कोई प्लांट हो जो वेस्ट, मतलब जो काट दिया है आपने, कहीं फेंक दिया है, तो वो किस तरीके से, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि खाद बनता है, मतलब ठीक है, कंपोस्ट बनता है, तो किस तरीके से बनता है ये 5 स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप होता है इसमें फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब चीज़ों को अलग अलग करना, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना। लेट्स सपोज कि मेरे सामने एक किसी एनिमल की बॉडी पड़ी हुई है ज़मीन पर, ठीक है, तो क्या होता है, डेट्रीवोर्स होते हैं, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं हमारे नेचर में, वो आपके नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं, हर तरीके से। तो एक जानवर अगर पड़ा हुआ है उसको हमने पीसेस में नेचुरली अगर अलग अलग कर दिया, जैसे ये पूरा जानवर है, उसके लिम्स, हाथ पैर सब अटैच्ड हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो सारी चीज़ें अलग अलग हो चुकी होंगी। तो ये सबसे पहला प्रोसेस कि एक डेड वेस्ट को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरा आपका जो प्रोसेस है लीचिंग। लीचिंग का मतलब, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बॉडी ने क्या कर दिया, पानी रिलीज कर दिया। आप देखोगे बॉडी को भी, जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी होगी वहाँ पे थोड़ा लिक्विड सा पोर्शन रहता है जहाँ बॉडी पड़ी रहती है। तो वो कहाँ रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में बहुत सारा पानी होता है। तो ये पानी अब क्या होता है, जैसे बॉडी जिस लैंड के ऊपर पड़ी हुई है
इस पानी के अंदर, इस वाटर के अंदर क्या है, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो इसके अंदर डिज़ोल्व है। तो क्या होता है, ये वाटर जब रिलीज़ होता है तो ग्राउंड के थ्रू, बॉडी का जो वाटर है ग्राउंड के थ्रू आ जाता है नीचे, मतलब फ्रेगमेंट्स और छोटे हो गए। पहले वाटर था उनके अंदर, डिवाइड हुए थे और छोटे हो गए, कहाँ चले गए, ज़मीन के अंदर। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लीचिंग। ये टर्म सॉइल में भी यूज़ होता है, ठीक है। जब आप पानी लगा रहे हो, कुछ सब्सटेंस डाल रहे हो, एक्स्ट्रा खाद डाल रहे हो तो वो चीज़ें जब नीचे सरफेस के नीचे चली जाती हैं तो उसको बोलते हैं लीचिंग। थर्ड स्टेप इज़ कैटाबॉलिज्म। अब आपके जो फ्रेगमेंटेड पार्टिकल थे, ठीक है, बड़ी बॉडी से छोटे हुए, छोटे होने के बाद भी उन्होंने और वाटर रिलीज़ कर दिया जो भी था उनकी बॉडी में। अब कहाँ किसका रोल आता है, बैक्टीरिया और फंगस का, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स आएंगे, ठीक है। अब ये डेट्रिटस बन गया, जो वेस्ट है ना वो बन गया। सिंपल सब्सटेंस को, जो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है। थर्ड प्रोसेस कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि ये जो आपके सब्सटेंसेस हैं, जो वेस्ट है, उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। सो थर्ड प्रोसेस इज व्हाट, कि जो छोटे छोटे पीस बचे थे उनको और सिंपलर फॉर्म में हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, डीग्रेड कर दिया। डिकम्पोजिशन से देखो, डिकम्पोजिशन में इन जनरल छोटी क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है कि डिकम्पोजिशन बड़ी चीज़ों को छोटे में तोड़ना और खाद बनाना, ख़त्म, ठीक है। लेकिन वो इन प्रोसेस के थ्रू जाता है। अब कैटाबॉलिज्म हो गया और आपके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन गए। फोर्थ आपका आता है ह्यूमिफिकेशन, जो हम बोलते हैं ह्यूमस, बोलते हैं ना सॉइल, किसी भी सॉइल में अगर ह्यूमस है तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप देखो ब्लैक और थोड़ी डार्क कलर की जो एक लेयर बन जाती है किसी भी बॉडी के ऊपर, आप देखोगे कि कुछ टाइम सड़ने और ख़राब होने के बाद एक डार्क लेयर बन जाती है उसके ऊपर, वो डार्क लेयर होती है ह्यूमस, और उस ह्यूमस के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। तो जब ये ह्यूमस बन जाता है इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर, तब ऐसा बोला जाता है कि खाद के रूप में आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये फर्टिलिटी, जो ह्यूमस जो है वो फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है। तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। और लास्ट, जो आपका ह्यूमस बन गया वो भी और छोटे छोटे फॉर्म में टूट जाता है और सॉइल में मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो ये 5 स्टेप है डिकम्पोजिशन के। फ्रेगमेंटेशन, पूरी बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है। लीचिंग, जो वाटर है वो रिमूव कर देती है, वाटर चला जाता है ग्राउंड के अंदर। कैटाबॉलिज्म, जो बचा हुआ बॉडी पार्ट है आफ्टर द रिलीज ऑफ वाटर, उसको ब्रेक करना छोटे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, कैटाबॉलिज्म। फिर होता है आपका ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन मतलब एक लेयर, एक डार्क कलर की ह्यूमस की लेयर बन जाएगी उस डेड या वेस्ट मटेरियल के ऊपर, और लास्ट में वो लेयर भी ब्रेक होकर सब कुछ सॉइल में मिक्स हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following shows modernization to increase the production of goods and services? अब ये क्वेश्चन टोटली कॉमन सेंस पे बेस्ड है। आप मतलब इसके जैसे ऑप्शंस पढ़ोगे कि अगर आपको दिखाना है कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बना रहा है आपको, ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन ये दिखना चाहिए। सो एडॉप्शन ऑफ ओल्ड टेक्निक विथ लार्ज स्केल, पुरानी टेक्निक को क्या कभी आप यूज़ करोगे क्या मॉडर्नाइजेशन में? नहीं, न्यू टेक्निक को ही, न्यू टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करोगे। बाकी देखो, एडॉप्शन ऑफ सेम टेक्निक इन डिफरेंट वे, वही पुरानी टेक्निक को दूसरी तरीके से यूज़ करना, ये मॉडर्नाइजेशन में तो बिल्कुल काउंट नहीं हुआ। फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर एब्सर्ड, टोटली एब्सर्ड, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर तो वैसे ही इन सब चीज़ों में बाद में ग्रो हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट वन, द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, थोड़ा सा अगर आपको आता भी नहीं है, इकोनॉमिक्स पढ़ी भी नहीं है, उसके बाद भी आप इस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये वो वाले क्वेश्चन है जो आपको फ्री मार्क्स दे रहे हैं, आपके पेपर में फ्री मार्क्स दे रहे हैं। 5 सेकंड का सवाल है, पहला ऑप्शन पढ़ते ही और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री क्वेश्चन?
इनमें से कौन सा टाइप नहीं है पार्लियामेंट्री क्वेश्चन का? आंसर तो मार्क्ड है आपकी हेल्प के लिए। लॉन्ग नोटिस क्वेश्चन, इस तरीके का कोई भी पार्लियामेंट्री क्वेश्चन नहीं होता है। अब आपने न्यूज़ देखी होगी, आप संसद टीवी देखते हैं, आप इवन यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स उस पर भी देखते हैं। तो जो सवाल जवाब दोनों पक्ष करते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है और जो अपोजिशन होता है, अलग अलग मैटर पे, अलग अलग कंसर्न पे, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हो, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पुटअप करते हैं रूलिंग पार्टी से, उनके मिनिस्टर्स से। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन उनके मिनिस्टर्स से किए जाते हैं। एक और क्वेश्चन का तरीका जो इसमें नहीं दिया होता है, वो प्राइवेटली आप किसी और दूसरे एमपी से भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछने का। इसमें सबसे पहला जो आपका है वो है अनस्टार्ड क्वेश्चंस। अनस्टार्ड क्वेश्चंस ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर आपको रिटन में देना होता है। ठीक है, आपने कोई सवाल अनस्टार्ड करके भेजा, अलग अलग कलर के फॉन्ट यूज़ होते हैं, ठीक है, फाइल्स में, उसका रिटन में आपको जवाब देना होता है। और जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ का आप रिटन में जवाब दे रहे हैं तो उसमें और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। जैसे कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब, जैसे आपने मुझसे पूछा कि आपने कितनी रिक्तियाँ निकाली, कितने पद निकाले, तो उसका अगर मैंने रिटन में जवाब दिया है आपको, तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसके साथ ये नहीं कर सकते कि कौन से डिपार्टमेंट के कितने पद निकाले, नहीं। ठीक है, रिटन में एक बार ही आंसर आता है उस चीज़ का, जो भी क्वेश्चन रहता है। तो ये होती है कैटेगरी आपकी अनस्टार्ड क्वेश्चन की। स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं आपके ऐसे स्टार मार्क्ड जो रहते हैं, स्टार्ड। ठीक है, ये इसका आंसर आपको देना होता है ओरली। तो जब आप ओरली जवाब दे, जो आप देखते हो बेसिकली संसद में कि जवाब देते हैं, जोश के साथ देते हैं, पीछे सब पीट रहे होते हैं अपनी अपनी डेस्क, तो वो वाला जो सेशन चल रहा होता है वो स्टार्ड क्वेश्चन का चल रहा होता है। उस केस में क्या हो सकता है कि जो विपक्ष है या जो रूलिंग पार्टी है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कुछ भी नहीं, उसके साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल। ठीक है, एडिशनली उसकी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है उस पर बेस्ड एक और सवाल। तो ये है दूसरी कैटेगरी। टाइप ऑफ क्वेश्चन 4 तरीके के होते हैं, 3 आपको दिए हुए हैं। अनस्टार्ड, स्टार्ड। अनस्टार्ड क्वेश्चन में आपको रिटन जवाब देना रहता है। स्टार्ड क्वेश्चन में आपको ओरली जवाब देना रहता है। तो उसमें आपके और क्वेश्चन साथ में आ सकते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, वही कम पीरियड के लिए, नोटिस पीरियड 10 दिन से कम होना चाहिए। आप एक नोटिस दोगे, पूछोगे आप सवाल ही अलग अलग तरीके से, तो ये भी आपका क्या रहता है, इसका जवाब भी आप ओरली ही देते हैं। ठीक है, सिर्फ अनस्टार्ड जो क्वेश्चन है आपके, उसका आप जवाब रिटन में देते हैं। जो फोर्थ वाला है आपका, जो मैं बोल रहा था इसमें नहीं है, दैट इज क्वेश्चन टू प्राइवेट कैंडिडेट। ठीक है, प्राइवेटली किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, किसी से भी जो सवाल जवाब आप करना चाहते हैं संसद के सेशन में, वो आप कर सकते हैं। आप नहीं, वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो, आपसे मेरा रेफरल था उनको लेके। तो ये है 4 टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, संसद में पूछे जाने वाले सवाल। ओके, एंड ऑफ द स्लाइड। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी थे, जैसे डिकम्पोजिशन वाला, क्योंकि वो साइंस का टॉपिक था, और बाकी कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। सो लेट्स कीप आवर सेशन टिल हियर ओनली। हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।